हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में हम जो है काफ़ी आगे तक चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उन्हें एक बार रिवाइज करके जो है आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है शी की बात कर रहे थे और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे। हमने देखा था ईएमएफ ऑफ अ सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे कैसे जो है किसी सेल का जो है ईएमएफ निकाला जाता है। अब हम सेल का ईएमएफ निकालें या स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालें। फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम ही है। अगला हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है ईएमएफ के बीच में और सेल पोटेंशियल के बीच में। जब हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो हम दोनों की वैल्यूज क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक थिन लाइन होती है। जब हमारा सेल जो है वो वर्किंग में है ना, वर्क कर रहा है, यूज में है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सेल पोटेंशियल कहा जाएगा। और जब वो वर्किंग में नहीं है तब क्या कहा जाएगा उसे, तब उसे ईएमएफ कहा जाएगा बच्चों। फिर हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं। बच्चों, हमने कहा था कि जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेल में हमारा कैथोड भी होता है, एनोड भी होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दोनों होते हैं। और दोनों की मदद से हम जो है इजीली क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, लेकिन वहीं अगर हमारे पास कोई हाफ सेल हो, तो किसी हाफ सेल की क्या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी हाफ सेल की। अब देखो, कोई हाफ सेल है तो कैसे निकाला जाएगा, तो ये क्या है, ही निकाल सकते हैं हम, है ना। किसी भी सेल का, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम कहते हैं सेल पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस हाफ सेल को ऐसे दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट कर देते हैं जिसका सेल पोटेंशियल हमें पहले से पता होता है। ठीक, अगर हम ऐसे हाफ सेल से कनेक्ट कर लेते हैं जिसका सेल पोटेंशियल हमें पहले से पता है, तो इजीली हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारी हाफ सेल है उसका आराम से हम क्या निकाल लेंगे, सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला है, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमने लिया है। उसका हम क्या लेते हैं, जीरो वैल्यू लेते हैं, जिस वजह से उसका सेल पोटेंशियल क्या है, जीरो है। ठीक है, जिससे कि हम आसानी से जो है सेल पोटेंशियल की वैल्यू हाफ सेल की आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शी के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड कैसा है बच्चों, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाएगा, तो हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना तो मुश्किल है। जैसे कि लिक्विड का इलेक्ट्रोड बनाना मुश्किल है, लिक्विड का भी हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। इसीलिए हमने पढ़ा था कि हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर प्लैटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इस तरीके से फ्लास्क होता है, हम यहाँ से H2 गैस पास करवाते हैं। क्या बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर हो जाता है, जहाँ पर कंडीशंस भी क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, 1 m कंसेंट्रेशन का होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन का होना चाहिए, और प्रेशर जो है वो 1 बार ईच गैस प्रेशर होना चाहिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। चलिए, तो हमने क्या कहा था, H2 गैस के लिए 1 m हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, असाइंड 0.0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें क्या पता चला कि इसका इलेक्ट्रोड जीरो है, क्या है, जीरो है। इट मे बिहेव एज एनोडिक एंड कैथोडिक हाफ सेल। तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, कभी ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, कभी कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तरीके से is coupled with other half cell potential, then the value of electrode potential of half cell। जब शी को
कपल किया जाता है किसी हाफ सेल के साथ। जैसे हम कह रहे हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड की हाफ सेल हमने ली, ठीक, जिंक इलेक्ट्रोड की हाफ सेल हमने ली, उसके साथ कपल कर लिया हमने शी को, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। देन द सेल पोटेंशियल इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। तो जो सेल पोटेंशियल हमारा आएगा बच्चों, जैसे कि हमने कहा कि ई सेल हमें निकालना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड हमने क्या ले लिया, हमारा जिंक जो है हमने मान लिया कि वो क्या है, कैथोड है, और एनोड हमने मान लिया कि क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, ठीक। तो ई सेल की जो वैल्यू आएगी वही हमारे ई कैथोड की, ई एनोड की वैल्यू होगी, सॉरी ई कैथोड की वैल्यू होगी। अगर ई कैथोड हमारा जिंक का है तो ई एनोड हमारा हाइड्रोजन का है, तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी कि ई सेल की जो वैल्यू, यानी कि ई सी की वैल्यू और ई सेल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। यानी सेल पोटेंशियल हमारे किसके बराबर होगा, जो हमें हाफ सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि सॉरी बच्चों, सेल पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। जैसे कि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हमने किया था। देखो, ई सेल हमारे पास टोटल क्या है, 0.7 वोल्ट, ठीक। ई कैथोड की वैल्यू हमें पता है 0 है, ई एनोड हमें निकालना है। ई एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जो सेल पोटेंशियल आया वही हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक। यहाँ पर एक एग्जांपल हम कर लेंगे। हम क्या लेंगे, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक। चलो, अ जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू, एक जिंक का इलेक्ट्रोड हमने लिया इस तरीके से, ZnSO4 का सॉल्यूशन हमने लिया, यहाँ पर ली जिंक रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ZnSO4, ये हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है। दिस हाफ सेल इज कंबाइंड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो हाफ सेल हमने यहाँ पर बनाई ना, इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हमने ये जो इस तरीके से क्या बनाया, ZnSO4 का सॉल्यूशन बनाया, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर लेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हमने क्या कर लिया, इसको कंबाइन कर लिया। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद अ वोल्ट मीटर। इनको जो है हमने क्या कर लिया, किसी वोल्ट मीटर से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, ठीक है, किसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर लिया। द डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर इंडिकेट्स द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू मेटल इलेक्ट्रोड। अब हम डायरेक्शन क्या दिखा रहा है हमारा ये, कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कर रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम जिंक रॉड टू हाइड्रो। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर जिंक रॉड से इधर की तरफ को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे इधर को मूव करते हैं तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इधर को होती है। तो वही हमने कहा कि करंट जो है इधर को हाइड्रोजन से मेटल की तरफ को फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे मेटल से हाइड्रोजन की तरफ फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम जिंक रॉड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एन एनोड। अब यहाँ पर जिंक जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, एंड द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखा जाएगा, जैसे कि हमने कहा कि जिंक जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। एनोड की तरह एक्ट करना यानी कि क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने पढ़ा था ना बच्चों, लोन, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव।
लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। तो इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसे एनोड कहा जा रहा है। ठीक, साथ में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, प्लस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रहा, ये रहा रिडक्शन रिएक्शन। और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें अब अच्छे से आता है, क्योंकि हमने अच्छे से इसे सीख लिया था। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ये होगा बच्चों। अब कैसे ये इसे मेजर करेंगे हम, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कैसे अब हम इसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे। चलिए बच्चों, तो हमने क्या कहा अभी कि शी हमारे पास है यहाँ पर, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। हमने क्या किया, जिंक का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, साथ में हमने लिया शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों को कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर से। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल रॉड से हाइड्रोजन की तरफ फ्लो हो रहा है, जिससे कि करंट जो है वो हाइड्रोजन से मेटल की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक, फिर हमने कहा ये क्या हमारा ऑक्सीडेशन हाफ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, एनोड कहा जाएगा। लेकिन दूसरा ये क्या है हमारा, रिडक्शन हाफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरी चीज इसे क्या कहा जाएगा, कैथोड कहा जाएगा भाई। इस तरीके से हमने सेल रिएक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करी। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बना वो कुछ इस तरीके से था। इस तरीके से ईएमएफ हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, ई सेल कैसे निकाला जाता है, ई एनोड। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू अगर हमें गिवन है, ई सेल की वैल्यू अगर हमें गिवन है, या बच्चों यहाँ पर देखो ये वैल्यू गिवन है, तो ई एनोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, +0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर हमने सेम चीज कैलकुलेट की थी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड क्या हो गया था, 0 हो गया था, ई एनोड की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई थी। इस तरीके से सेम ऐसे ही बच्चों हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर भी हमने सेम चीज कैलकुलेट की थी। ई सेल से हमें सेल दिया गया था, हमें आसानी से क्या कर लिया था, हमने कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर बच्चों दोनों वैल्यूज दी गई थी, लेकिन जब हम आगे कर रहे थे वहां पर हमें ई सेल की वैल्यू दी हुई है, ई कैथोड की वैल्यू दी हुई है, तो आराम से हमने ई एनोड की वैल्यू वहां पर निकाल दी। ठीक, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों 0। तो कुछ ऊपर हमारे सारे पॉजिटिव वाले हैं, नीचे हमारे सारे नेगेटिव वाले हैं। ऊपर सारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे सारे हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरीके से आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट वाले आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्न्स इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें ये रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ये होता है हमारा फॉर्मूला, जहां पर डेल्टा जी क्या है बच्चों, डेल्टा जी इक्वल्स टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन
गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, अगला हमारा है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन exchanged during the cell during the cell। अगला हमारा एफ। एफ बच्चों जैसे कि सब जानते हैं फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम। और अगला हमारा ई सेल। ई सेल जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ईएमएफ ऑफ अ सेल या सेल पोटेंशियल। या सेल पोटेंशियल। ये होती है डेल्टा जी। हम अगर हम कहें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? डेल्टा जी नॉट क्या होता है? डेल्टा, जो कि क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या होता है बच्चों? डेल्टा जी नॉट भी सेम ही होता है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नॉट सेल यानी कि बस चेंज क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, यहाँ पर ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसको आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं फिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उससे हम रिलेट करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी से ई सेल। ठीक, चलिए पहले इतना नोट कीजिए बच्चों। चलिए तो फिजिबिलिटी की बात हम करें। यानी कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अगर डेल्टा जी हमारा क्या है? जीरो से कम। जीरो से कम होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तो वो जो रिएक्शन है वो क्या है? फीजेबल है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है। दूसरी चीज, अगर डेल्टा जी जो है वो क्या है? जीरो से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव में है, तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन फीजिबल। नॉन फिजिबल या हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, और अगर हम कहते हैं कि डेल्टा जी जो है वो जीरो के बराबर है, तो रिएक्शन कहाँ पर होगी? एट इक्विलिब्रियम। तो अगर हम डेल्टा जी के बारे में बता रहे हैं, तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ से हम ई सेल के बारे में भी बता सकते हैं आसानी से। ठीक, ई सेल के बारे में कैसे बता सकते हैं कि ई सेल जब क्या होगा? जब ये इधर होगा, यानी कि जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई सेल क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। ई सेल पॉजिटिव है, जिस वजह से रिएक्शन क्या है? फिजिबल है और स्पॉन्टेनियस है। अगर हमारा ई सेल क्या है? नेगेटिव है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल। और ई सेल क्या है? अगर हमारा जीरो है, तो रिएक्शन कहाँ पर होगी? द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ पर होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। तो ये हमारी क्या है? रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है कि रिएक्शन कैसे होगी अगर ई सेल अगर जीरो है या
नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, तो क्या रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो नॉन फीजेबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए इतना। चलो, हम कह सकते हैं फीजेबल है, स्पॉन्टेनियस है, क्या सेल रिएक्शन की बात करें, इसकी बात करें कोई भी सेल रिएक्शन। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।